भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभु आपसे आज मिल रहे हैं ना? आपसे आपका है ना? आप अच्छा, नाम क्या है आपका? हर्षित। हर्ष। हर्ष। ओके, एक आप हैं और एक आप दोनों ओके सेम नेम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी वाइब्रेंट मॉर्निंग प्रोग्राम। मैंने देखा आप सबके लिए थोड़ा तपस्या होगा, लेकिन सुबह सुबह आप सब पहुंच गए थे, है ना? 4:30 के करीब सब लोग रेडी होकर आ गए थे और एकदम सुंदर धोती कुर्ता में तिलक के साथ, कितना सुंदर लगता है नहीं? और दिन की शुरुआत ऐसे मंगल जप से हो भगवान के नाम से। फिर अभी आरती किया हमने। आप सोचिए अभी हॉस्टल में आप में से कितने डिवोटीज होंगे जो उठते ही 8 साढ़े 8 ना 8 साढ़े 8 ही उठते होंगे कई सारे लोग। तो अगर क्लास 9 बजे है और उस तरीके से, तो ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ हम कर चुके हैं जब तक हम उठे नहीं भी थे उस टाइम तक। तो सच ए ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द डे। उससे कितना मतलब इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ और भगवान के भक्तों के साथ हमारा दिन शुरू हो रहा है। और हमारे गौरव प्रभु किधर है? कोई नहीं। मतलब ये फैसिलिटी भी बड़ी खुली है दिल्ली के हिसाब से। मतलब मैं ये बोल रहा था प्रभु कि बहुत अच्छा फैसिलिटी है ये भी, और वो वाला बिल्डिंग भी ना, और खुला है इतना। मैं जैसे ही प्रभु जी ने इनवाइट किया था, मैं सोचा दिल्ली में अभी कैसा सेंटर होगा। मैंने बाहर से ही देखा था, इतना बड़ा और इतना खुला। ऐसे एयर क्रॉस करते हुए तो मतलब सिंपल सिटीज़ में भी कई बार स्पेस नहीं मिलता। तो इन्होंने बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दिया हुआ है आप सभी के लिए है ये सब, कि आप सबकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप बहुत कन्वीनियंटली और फैसिलिटेटेड रहें, उनका आप पूरा बेनिफिट लीजिएगा। और कल हमने बेसिकली एक तो आपसे इनपुट्स लिए थे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एजुकेशन से, एक्सपेक्टेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वो हमने सारी नोट डाउन की थी। फिर हमने देखा था कि वैदिक एजुकेशन का फाउंडेशन क्या है, और क्या फाउंडेशन है वैदिक एजुकेशन की? 5 पुरुषार्थ क्या है वैदिक एजुकेशन के? नहीं, वो क्या है नहीं, मतलब मतलब ये है क्या चीज़? 5 प्रिंसिपल है बेसिकली, जो क्या है? एक ये तो हो गए तत्व, 5 तत्व। और ये जो 5 पुरुषार्थ है ये क्या है? गोल है बेसिकली। पुरुष अर्थ मतलब व्हाट इज अचीवेबल, व्हाट इज डिजायरेबल एंड व्हाट इज वर्थ परस्यूइंग। 5 पुरुषार्थ, ठीक है? ये 5 पुरुषार्थ है। और हमने देखा था कैसे वैदिक नॉलेज, वैदिक एजुकेशन, कितने भी एस्पेक्ट्स हों उस वैदिक एजुकेशन के। आप सबको ये था हमारा स्लाइड नंबर 39। तो आप सबको ये याद होगा, हमने देखा था कि जितने भी एस्पेक्ट्स हों वैदिक नॉलेज के, वो सारे इन 5 ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करते हैं इन 5 तत्वों के आधार पर। सो देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन एनी साइंसेस। प्लस सारी जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, मैनेजमेंट ले लीजिए, और आपने कल क्या लिया था? एंटरटेनमेंट, राइट? एंटरटेनमेंट, लॉ, वो कोई भी हम एस्पेक्ट लें तो वो चीज़ हमें लाइफ में अभी भी हेल्प करती है। और प्लस
फ्यूचर के लिए भी हेल्प करती है। एंटरटेनमेंट इज सपोज टू ब्रिंग अस प्लेजर नाउ, बट इट इज हेल्पिंग अस इन फ्यूचर ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब भगवान का नाम लेते हुए हम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये तो बेस्ट। और यही सोचिए आप, हाईएस्ट स्पिरिचुअल फॉर्म भी है किसी प्रैक्टिस का, हाईएस्ट स्पिरिचुअल योगा भी है। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को परस्यू कर रहे हैं। फिर हमने पॉलिटिक्स वगैरह के एग्जाम्पल में देखा था कैसे धर्म युद्ध भी धर्म के अनुसार होता था, धर्म के लिए होता था, और जो लोग इन्वॉल्व होते थे वो सब लोग बेनिफिट करते थे उस युद्ध से। और हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा देखा था इसके अलावा लॉ का, क्योंकि मैनेजमेंट और लॉ भी इंटर रिलेटेड है। तो हमने देखा था कैसे मॉडर्न टाइम में लॉ और मोरालिटी को डाइवोर्स कर दिया। लेकिन पहले के समय में, क्योंकि लॉ की अंडरस्टैंडिंग ही वो है क्या नेचर का लॉ क्या है, ईश्वर का लॉ क्या है, कर्म के सिद्धांत पर। तो इतना हमने चर्चा किया था। फिर हमने देखा था कि कैसे वैदिक सभ्यता में जो आज की पर्सपेक्टिव में हम साइंस समझते हैं वो भी एग्जिस्ट करती थी। सुश्रुत का एग्जाम्पल देखा था, कणाद जी का एग्जाम्पल देखा था हमने। फिर हमने देखा था जो इंस्टीट्यूशंस थे लर्निंग के और संस्कार थे लर्निंग के, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। और थोड़ा सा चर्चा हमने किया था तक्षशिला के कुछ ग्रेजुएट्स के बारे में, विशेष रूप से जीवक के बारे में और नालंदा के बारे में। अमेजिंग लगा होगा ना, 9 स्टोरी की एक, मतलब 9 स्टोरी की लाइब्रेरी, ऐसी एक लाइब्रेरी और ऐसी 2 और लाइब्रेरी थी, और वो एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो ये हमने देखा था। और डिबेटिंग की कितने मेथडोलॉजी था वो हमने डिस्कस किया था। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। तो आज इससे हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे आगे बढ़ने से पहले आपका किसी का कोई प्रश्न हो वो हम ले सकते हैं। हाँ, तो क्लास में आगे आके बैठ जाइए। ये इस तरीके से ना थोड़ा सुस्ती आ जाती है क्लास में। वैदिक एजुकेशन के बाद ऊपर बात है तो थोड़ा सात्विक, थोड़ा आप आगे आइए। यस, किसी का कोई प्रश्न था? तो ये सब देखने के मतलब जो भी मतलब पार्ट्स थे उसके वैदिक एजुकेशन कैसे पॉलिटिक्स, लॉ और एंटरटेनमेंट जो भी है वो मतलब एक्चुअली अभी भी मॉडर्न एजुकेशन के भी वही है पॉइंट्स। तो वो पुरुषार्थ को मतलब उनका ऑब्जेक्टिव पुरुषार्थ था, बट अभी जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव पुरुषार्थ क्यों नहीं है? मतलब या कुछ ऐसी एजुकेशन है जिससे पुरुषार्थ अभी भी मिलता है, मतलब मॉडर्न एजुकेशन में उनका गोल अभी भी पुरुषार्थ हो। आपका ये प्रश्न है कि ऐसी एजुकेशन आज भी एग्जिस्ट करती है क्या जो हमें दोनों तरीके से हेल्प करे? ये तो बेसिकली आपकी यही एजुकेशन हो रही है जो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिल रही है। आप देखिए ये आपको मटेरियल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी। डिसिप्लिन करना अपने आप को, आपको कभी देखो, यही तो कितनी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज। कमियों के बारे में आज ही बात करेंगे हम विशेष रूप से। इसका कुछ कृषांक प्रो, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। हरे कृष्णा, बस ठीक है, इसका फीडबैक कम हो जाएगा। तो ये डोर ना थोड़ा खोल सकते हैं, उसे एयर पास होती रहेगी, वरना बहुत जल्दी ह्यूमिड हो जाएगा। तो आपको लेकिन कोई खोलते टाइम आपको लगना जाए। हाँ, पार्थ है ना आपका नाम? अर्जुन, सॉरी, मतलब पार्थ किसी का नाम है? अच्छा, आप ही का नाम मैंने पार्थ से याद कर लिया था। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कई सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई जा रही हैं। जो एजुकेशन मिल रही है एक्चुअली वो बस वो नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है आपको, उसके साथ साथ कई वैल्यूज़ आपको अनजाने में मिल जा रही है। वैल्यूज़ क्या मिल रही है? कम्युनिटी लिविंग की वैल्यूज़ मिल रही है। जैसे क्लास होती है, आपको बताया जाता है क्लास हो रही है, टाइम से आओ, बताया जाता है आरती हो रही, टाइम से आओ। ये आपको लग रहा है कि ये बस एक डिसिप्लिन है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन का पार्ट है ये कि हम दूसरों को ऑनर और रिस्पेक्ट देना सीखें, हम पंक्चुअलिटी सीखें। लोग बूढ़े हो जाते हैं, टाइम से पहुंचना नहीं सीखते, और फिर वो खुद सफ़र करते हैं लाइफ में।
अब अगर किसी को, जैसे सिंपल सा चीज़ है, आप सब तो दिल्ली से हैं तो आप इस एग्जांपल से ज़्यादा रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा तो आप एटलीस्ट फील कर सकते हैं उसको। तो कुछ डिवोटीज होते हैं, मतलब ना नए नए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दूर के प्लेसेस के होते हैं, तो शुरुआत में तो पेरेंट्स कर देते हैं उनके टिकट, लेकिन जब धीरे धीरे पेरेंट्स थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये खुद करें, तो क्या होता है, अगर आप टिकट काफ़ी समय पहले अगर करें, जब टिकट खुलता है, आई थिंक अभी 2 महीने का चल रहा है, 2 महीने का चल रहा है विंडो, तो 2 महीने पहले टिकट खुलता है, आपको सबसे सस्ता टिकट मिलेगा, तब बहुत सबसे आसानी से टिकट मिलेगा और ऑप्शंस भी बहुत सारे रहेंगे। आप तब पोस्टपोन करते रहिए कि अरे अभी तो टिकट है, अभी तो टिकट है, तो आप इंतज़ार बेसिकली किस समय का कर रहे हैं, जब टिकट ना रहे तो जब टिकट नहीं रहते फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, तत्काल का। अभी उसी टिकट के लिए जो आराम से अवेलेबल था, आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ऑप्शंस बहुत कम बचेंगे, और फिर भी रिस्क रहेगा, हो पाएगा या नहीं रह पाएगा, और वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या, ऑप्शंस खत्म। तो पॉइंट क्या है, व्यक्ति ना इन सारी वैल्यूज़ की वजह से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तक हम सत्वगुण को कल्टीवेट नहीं करते, वो लाइफ लॉन्ग सफ़र करता है। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आप सबको, ये गौरव ब्रो हमारे, और कौन कौन थे हमारे, मनीष ब्रो, नहीं मनीष ब्रो आप 3rd ईयर में ना, हाँ मनीष ब्रो, और कौन 3rd डिवोटी आप बता रहे थे, कौन, हाँ पीयूष प्रभु, दीपेश प्रभु, इन लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में, जिससे इन लोगों को कुछ मिलेगा, इन लोगों को जॉब में कुछ रिव्यू में मिलेगा, या फिर कुछ कमीशन इनका है कि हाँ भाई हमें एक्स्ट्रा प्रसाद मिलेगा अगर स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे। इनको क्या मिलेगा, आप सोच के देखिए, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा वो आप ही को मिलेगा। कोई गारंटी है कि आप इन्हें कुछ वापस भी दोगे, कोई भी गारंटी नहीं है, फिर भी आपके लिए कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था कि भाई आप तब आओगे इस कैंप में जब आप इतना इतना रिटर्न गारंटी करो हमें, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ये डिवोटीज आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ही हेल्प करेंगी। और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, आप देखिए, पंक्चुअल रहना, डिसिप्लिन रहना, अभी मैंने आप सबको बोला क्लास में मतलब ना अच्छे से बैठे, स्ट्रिक्टली बैठे, ऐसे आराम से कैजुअली ना बैठे, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। आपके पोस्चर मात्र, अभी इन्हीं चीज़ों को आप इंटरव्यू के टाइम पे प्रिपेयर करो, क्या इंटरव्यू में ऐसे बैठना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, मैं ऐसे बोलना चाहिए, वो चीज़ें नेचुरली आपके अंदर होनी चाहिए। इंटरव्यूअर को पता होता है ये सीख क्या है, अभी वो भी बेवकूफ़ नहीं बैठा, उसको भी बताइए, ये लोग मेहनत करके आते हैं इंटरव्यू में बोलने के लिए, सब जेन्युइन और नॉट जेन्युइन को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ें व्यक्ति के बारे में बताती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग मिल रही है आपको, इसमें आप ये मत सोचिए सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इसके साथ साथ इतनी सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे मटेरियल लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। इनफैक्ट बिना स्पिरिचुअल एजुकेशन के मटेरियल एजुकेशन का मायने ही नहीं होता कुछ, वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। कोई भी मटेरियल एजुकेशन, अगर उसमें जो आप देखिए, बेसिकली अगर सिर नहीं है हमारी बॉडी में, अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ नहीं होता, फिर भी वो पर्सन है, हाथ के बिना देखा होगा, पैर के बिना भी देखा होगा आपने, किसी को सिर के बिना नहीं देखा होगा। सिर हट गया तो मतलब व्यक्ति गया, उसको एक पर्सन नहीं बोल सकते हो आप, उसकी लाइफ भी नहीं बचेगी। तो ये हेड है हमारे पूरे वैदिक एजुकेशन का, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो यही एजुकेशन आज के टाइम में है, जिसमें आपका मटेरियल एजुकेशन भी और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिल रहा है आपको लाइफ को फेस करने के लिए, कि भाई प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, लोगों से कैसे डील करना है, वो यहीं पे सीखने को मिलेगा। इतने सारे लोगों के बीच में आप पहली बार ही आ रहे होंगे इनफैक्ट, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर तो हार्डली किसी का बचा होगा। तो इतने सारे लोगों के बीच में आना, फिर एक दूसरे को मतलब ना लेकर चलना, एक दूसरे के साथ जीना, उनके साथ कोऑपरेट करना, टीम स्पिरिट आप सीख पाएंगे यहाँ पर। कई HR डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं, डिवोटीज़ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो बताते हैं कि अगर कोई टीम प्लेयर नहीं है ना, चाहे कितना भी बढ़िया वो परफॉर्म कर रहा हो कंपनी में, उसको हम अच्छी पोजीशन पे प्रमोट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोलो प्लेयर है। सोलो डांस जैसे होता है ना, सोलो डांस, सोलो सिंगिंग,
वैसे सोलो ही काम कर सकता है, वो टीम प्लेयर नहीं है। बट ज़्यादातर टास्क कंपनी में भी और हर जगह पे भी वो टीम में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये बहुत सारी मटेरियल एजुकेशन आपको अनजाने रूप से यहाँ पर मिल रही है। तो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एजुकेशन राइट हियर राइट नाउ। और बाकी आपका अगर ये प्रश्न हो कि हमारी मटेरियल एजुकेशन का कुछ पुण्य उण्य मिलेगा हमें या नहीं, आप ये भी पूछना चाह रहे हैं क्या? मतलब उनका ऑब्जेक्टिव पुरुषार्थ है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है क्या जिनका ऑब्जेक्टिव है पुरुषार्थ है, लेकिन उनका कोई पुरुषार्थ पुरुषार्थ ये तो रहता है लोगों का अर्थ, लेकिन जब बाकी चीज़ों का बैलेंस नहीं है उसमें तो फिर वो अर्थ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो लोग पैसा कमाने का ज़रिया वो भी फिर उनका पापमय हो जाता है, और पैसे को उड़ाने का ज़रिया भी जो है वो दोनों में ही पाप हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी को कोई लाचार व्यक्ति है, आप देखते होंगे ट्रेन्स में कई बार लोग बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे होते हैं, मजबूरी होती है। अब टिकट टीटी कई बार बहुत मतलब ज़्यादातर तो बहुत समझदार लोग होते हैं, लेकिन कई बार लोग बहुत सेल्फिश होते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके वो पैसा ले रहे हैं। अभी सो कॉल्ड उसकी अर्निंग हो रही है, वो क्या, लेकिन वो पाप, वो उसका कर्म बंधन है, उससे लेके भी उसने सफ़र करेगा वो आगे, और फिर अब उसको यूज जैसे करेगा ना सो कॉल्ड, वो जो तरीका होगा वो भी पाप वाला होगा, वो एन्जॉयमेंट का तरीका भी होगा। पॉइंट क्या, पुरुषार्थ तो है ही एक सेंस में, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका था पुरुषार्थ का वो नहीं है। तो एक्चुअली ये अर्थ नहीं है जिस तरीके से हमारा धार्मिक अर्थ होता था, वो बैलेंस भी नहीं है और वो ऑब्जेक्टिव इन इट्स प्योर फॉर्म नहीं है। क्योंकि अर्थ का मतलब क्या होता था, सारे पुरुषार्थ मतलब अगर आपको धन भी कमाना है तो ऐसे कमाइए दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, ऑनेस्टी से धन कमाइए, झूठ मत बोलिए आपके प्रोफेशन में, ये सारी चीज़ें। काम का भी प्रिंसिपल ये होता था कि आप जैसे ही एंजॉय करेंगे आप, यू हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अ मैन कैन नॉट सी अनदर वुमन लस्टफुली विदाउट नोइंग दैट कि मुझे मैरिज भी करनी पड़ेगी। पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि वो ट्रेनिंग होती थी वैदिक समय में कि आप किसी वुमन को कैसे सोच सकते हो इसको एंजॉय करने का, अगर आप उसको अपनी धन पत्नी की तरह नहीं देख रहे हो, if you are not looking her in that way। अगर आप शास्त्र थोड़ा पढ़ेंगे आगे जाकर, अब देखेंगे असुर लोग भी वैसे डील नहीं करते थे जैसे आजकल का विजन हो गया स्त्रियों के प्रति। और इसी बात पर मैं कल एक श्लोक भी सोच रहा था आप सबको दिखाने के लिए, मैंने इसमें नहीं डाला था। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? इस एक और है आपका इसके बाद। एनीवेज, तो एक श्लोक आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे, वैदिक एजुकेशन का एक प्रैक्टिकल जो एसेंस है उसको समझने के लिए। इसको अगर हम यहीं के कंक्लूजन में देखें, मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। मातृवत् परदारेषु, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इसको याद भी करना।
करना चाहिए। मातृवत परदारेषु, एजुकेशन का ये प्रैक्टिकल 4 होते थे कि आप पर स्त्री को, किसी भी स्त्री को माँ के समान देखते हैं। अब देखिए हमारा माइंड बहुत डिफरेंट तरीके से आज के समय में विशेष रूप से और डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, और कितना रेस्पेक्टफुल और कितना सीक्रेट टाइप रिलेशनशिप हम अनुभव करते हैं अपनी माँ के साथ, अपने सिस्टर के साथ। और चाहे कोई गर्ल वैसे ही ड्रेस कर रही हो जैसे हमारी सिस्टर, पर उसके खिलाफ, उसकी तरफ हमारा माइंड कितना अलग तरीके से देखता है। लेकिन वैदिक एजुकेशन की एसेंस सोसाइटी में ऐसे दिखती थी, मातृवत परदारेषु, कि फॉर एवरी गर्ल, फॉर एवरी वुमन अ पर्सन वुड लुक वेरी रेस्पेक्टफुली, दे वुड इंटरैक्ट। ऐसे नहीं था कि कोई इंटरेक्शन ही नहीं था, कम था, लेकिन इट वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। इट वॉज नॉट कि हाँ हर जगह मतलब व्यक्ति बिल्कुल लस्टफुली देख रहे हैं। मातृवत परदारेषु, रिमेंबर, मतलब जो फीलिंग्स हम अपनी मदर के प्रति रखते हैं वो स्त्रियों के प्रति। पर द्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों का धन देखकर, दूसरों के एसेट्स को देखकर, ये नहीं कि कैसे हड़प सकते हैं हम। जैसे आजकल लोग पुलिस वाले देखते हैं कि हाँ भाई कोई भी व्हीकल दिख रहा होता है कि इस पर क्या फाइन लगा के, कैसे रोक के, क्या चालान काट के कैसे निकाल सकते हैं पैसे। पर द्रव्येषु लोष्टवत, किसी के पास कोई पैसा है, कोई धन है, गिर भी गया, या फिर मुझे कोई एनवी नहीं है, उसका धन है, मेरे लिए वो मिट्टी के समान है। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरों के साथ कैसे डील, और इन जनरल लोगों के साथ व्यवहार कैसा, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा हम चाहते हैं अपने साथ डीलिंग होना, वैसी ही डीलिंग हम दूसरों के साथ करें। आत्मवत सर्वभूतेषु, अगर मैं नहीं चाहता मुझे कोई मेरे साथ कोई झूठ बोले, मैं किसी के साथ नहीं बोलूँगा। मैं ही नहीं चाहता कोई मेरे साथ गुस्सा करे, मैं किसी के साथ गुस्सा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ सम्मान के साथ बात हो, मुझे कोई गाली ना दे, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पश्यति, जो ये विजन रखता है, सपंडिता, वो एजुकेटेड है। ये इलिटरेसी की ये डेफिनेशन नहीं है कि कितनी हमने डिग्री ले ली, क्या मतलब ना कौन सी क्लास में हम रह गए, क्या मतलब 10th फेल हो गए, ये हो गए। एक्चुअल एजुकेशन की डेफिनेशन ये है कि आपने वैल्यूज़ क्या प्राप्त की। कोई भी फील्ड में आप गए, ये वैल्यूज़ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता था एजुकेशन का। गीता में अगर इसी श्लोक का पैरेलल अगर हम देखें, गीता में ये श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। इसीलिए सत्वगुण के लिए हमें सत्वगुण के पोस्चर में भी रहना चाहिए ना साथ में। तो गीता में क्या बताया गया है, विद्या विनय संपन्ने। विद्या जो है वो विनय से संपन्न होती है। विद्या का डेमोन्स्ट्रेशन स्कॉलरशिप से नहीं होता, विद्या का डेमोन्स्ट्रेशन होता है ह्यूमिलिटी से। जैसे बोला जाता है ना, आप सबने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जिन पेड़ों पर फ्रूट्स होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं। ये प्रैक्टिकल है। एजुकेशन, कौन व्यक्ति कितना एजुकेटेड है, कितना लर्नेड है, ये मत देखिए उसकी डिग्री कितनी है। एक्चुअल में एजुकेटेड व्यक्ति का, रियल एजुकेटेड व्यक्ति का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता था पहले ज़माने में, वो क्या, विद्या विनय संपन्न। ही वॉज वेरी हम्बल। हम्बल इन व्हाट वे? हाउ वॉज ही हम्बल? बिकॉज ही वॉज एज ए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। कोई अगर कुत्ता खाने, बेसिकली कुत्ता खाने वाले लोगों को सबसे निम्न माना जाता था वैदिक सभ्यता में, कि मतलब अगर मांस भक्षण कर रहा है कोई, वो निम्न है। उसमें भी अगर कुत्ता का भक्षण कर रहा है तो वो सबसे निम्न माना जाता था, लेकिन वो उसको भी सम्मान देता है। शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, क्योंकि उसमें भी वही स्पिरिट सोल है जो मेरे में है। वो अभी अपने गुणों से बाधित है। ही इज कंडीशनड। जो क्रिश्चियन सेइंग है ना, हेट द सिन नॉट द सिनर, वही सेम चीज़। उनके गुणों को देखकर उससे थोड़ा दूर रहकर
डील करें हम, पर रेस्पेक्टफुली। तो ये हमारे एजुकेशन का सार था। हाउ पीपल वुड डील विद वुमन, हाउ दे डील विद अदर एसेट्स, हाउ दे डील विद ईच अदर। एजुकेशन का ये प्रमाण होता था। तो आज के समय से इसको थोड़ा मतलब ना हम पर्सपेक्टिव में ज़रूर इसको देखेंगे आज की दृष्टि से, बट ये एसेंस है एजुकेशन की। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन आई थिंक हम लास्ट में ले लेंगे अगर समय बचा तो अभी नेक्स्ट जो मैं सोच रहा था, हम बात करेंगे कि एजुकेशन एज ऑफ टुडे, उसके बारे में, मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट हमें ये समझना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन हैज़ नो कॉमन बेसिस। कि अगर कोई डिपार्टमेंट है, लेट्स से साइकोलॉजी है, और फिर आपके साइंसेज हैं जैसे बायोलॉजी, तो उनका कोई कॉमन आधार नहीं है, कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं है। साइकोलॉजी में आप डील करते हो माइंड से, बिहेवियर से, बायोलॉजी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बायोलॉजी में बताइए आप बॉडी में कहाँ ढूंढ के बिहेवियर को आप इंजीनियर कर सकते हो, जीन्स बोल सकते हो आप, पर जीन्स और बिहेवियर का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं कर सकते आप कि भाई ढूंढ ढूंढ के इंजीनियरिंग कर करके उसमें सही बिहेवियर डाल दो या उसके बिहेवियर को स्टडी करो। माइंड एक्चुअली फैक्चुअली बायोलॉजी के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। बायोलॉजी के हिसाब से ब्रेन एग्जिस्ट करता है। हम बोलते हैं बुद्धि, मन, ये सब चीज़ें, ये जो नॉर्मल मैटर होता है, इनके बियॉन्ड का मैटर है। गीता में अगर आप सबको ध्यान हो, आपके लिए लिया गया होगा मन, बुद्धि, अहंकार, सटल मैटर, सुना होगा आप सबने। तो ये सटल मैटर मतलब ये नॉर्मल, इनको छू नहीं सकते, एक्सपीरियंस वैसे नहीं कर सकते आप। तो बायोलॉजी के हिसाब से माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और साइकोलॉजी में माइंड के ऊपर ही स्टडी है कि इसका माइंड कैसे करता है, बिहेवियर स्टडीज़ है। अब सारी साइकोलॉजी से आप डील कर रहे हो, और बायोलॉजिस्ट के पास जैसे आओगे वो बोलेगा माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहली चीज़ जो है वो क्या, सारी चीज़ें आपस में डाइवर्स्ड हैं। साइकोलॉजी बायोलॉजी से एग्जिस्ट नहीं करती, लॉ मॉरलिटी से मतलब ना एग्री नहीं करता, इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी से एग्री नहीं करती। इसलिए आप एक साइड पढ़ोगे केमिस्ट्री, उसमें केमिकल प्रोसेसेस बताएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बताएंगे। फिर जब थोड़ी देर बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा एनवायरमेंटल साइंस, उसमें बताएंगे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज बंद होनी चाहिए, हमें सस्टेनेबल लाइफ जीना चाहिए। अब बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने वो पढ़ाया, अब थोड़ी देर बाद ये पढ़ा रहे हो आप, इसके हिसाब से वो नहीं पढ़ाना चाहिए, वो बंद करना चाहिए, हमें बहुत सिंपल लिविंग रखनी चाहिए। बोलेंगे तुम्हें नंबर चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। तुम क्यों पढ़ रहे हो एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटलिस्ट बनना है, एक्टिविस्ट बनना है, तो यहाँ से जाओ, बाहर जाओ, यही बात करेंगे प्रोसेस। तो पॉइंट क्या है, सारी एजुकेशन का कोई गोल ही नहीं है। गोल क्या है गोल। और वो गोल क्या है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंडिया में उसके दो गोल हैं, उनमें से एक विश्व भर में हर जगह पे है गोल। तो आप यूनिवर्सल गोल के बारे में पहले बात करना चाहेंगे या इंडियन गोल के बारे में पहले? इंडिया वाले जिन्होंने बोला वो इंडिया बोला, तो उन्हीं की बात मानी जाएगी। तो इंडियन गोल जो था एजुकेशन का, उसकी मॉडर्न एजुकेशन का, उसकी जो नींव रखी थी वो किन्होंने रखी थी? आप भी थोड़ा आगे। यस, किसने रखी थी? आप भी नहीं थे ना कल? आपका नाम ध्रुव? महेश, क्या बात है, शिव जी का नाम। आप कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर जॉब कर रहे हो? ओके, यहीं पे दिल्ली में? दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम। महेश प्रभु, क्या बात है। आप सबके देखिए कितने सारे सीनियर्स आप सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। महेश प्रभु, फिर हमारे हर्ष प्रभु, गुड, नए नए डिवोटीज से मिलना हो रहा है। तो मॉडर्न एजुकेशन की नींव किसने रखी थी, आप सब बताइए।
मैकॉले, ब्रिटिशर्स, इन जनरल ब्रिटिशर्स ने रखी थी। और इन पर्टिकुलर जो दीपेश प्रभु ने बोला मैकॉले, और फिर उन्होंने हायर किया था मैक्स मिलर को। नाम थोड़े अनफेमिलियर हो सकते हैं, बट अब आप समझिए, जैसे आपको आप अगर ब्रिटिशर हो उस समय में, मेडिटेट कीजिए सब लोग। अब आपको भारत मिल गया खुला कि भाई जितना हड़प सकते हो हड़प लो, सब कुछ आपका है। आपको लेकिन आप कम लोग हो, बहुत कम लोग हैं, आपका एक ग्रुप है और खुला है सब भारत आपके लिए। लेकिन भारत का क्लाइमेट और भारत का एनवायरनमेंट आपको उतना सूट नहीं कर रहा। आपको सूट अपना घर ही कर रहा है, यूके। आपको ये क्लियर है भाई मुझे रहना वहीं पे है, पर ये खुला अवेलेबल है। तो आप क्या चाहोगे, आप क्या सोचोगे? वही लोकेलिटी के लोगों से बात करेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे, अपनी तरफ करेंगे और उनसे उनकी क्वालिटी जो भी होना चाहिए उनसे लेंगे। सिंपल, यही तो करेंगे हम। भाई हमें रहना नहीं है पर खुला अवेलेबल है हमारे पास, तो क्या कुछ लोगों को अपनी तरफ ले लो कि भाई तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे, है ना? ऐसे ही होता है सारे घोटालों में कि भाई जो भी इन्वॉल्व जिन्हें करना पड़ेगा उनको थोड़े प्रॉफिट्स दे दो, उनका मुंह बंद, उनको भी मिल रहा है कुछ ना कुछ, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। तो जो अमित प्रभु ने बोला बहुत एक्यूरेट बोला, क्या वहीं के लोगों को रिक्रूट करेंगे, लोगों को गवर्न करने के लिए और प्रॉफिट्स वो हमें देंगे। अब मेरा नेक्स्ट सवाल, जब वो लोग वहीं के हैं तो वो प्रॉफिट्स इन्हें क्यों देंगे? सारा या तो खुद ही रख लेंगे या अपने साथ के लोगों को बांट के खाएंगे। वो क्यों रहेंगे फेथफुल हमारे प्रति? भाई हम तो बाहर वाले हैं। कल्चर वैसा था कि ऑनेस्टी तो वही होगी ना कि आप जहाँ के लोग हैं वहीं को आप लोगों को आप शेयर करें रिसोर्सेज। चीज़ों को यूज़ करने का आइडिया बोलते हैं क्या उनको मतलब यूज़ करना है सही से, वो एजुकेशन या आइडिया वो हमें दे, तो मतलब उसके रिटर्न में सही से चीज़ों को यूज़ कैसे करना है? पर वो तो सही से यूज़ हो ही रहा है सब कुछ नेचुरली। कंट्रोल कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पे रहना नहीं है, तो कंट्रोल कैसे करोगे आप इनको? एक्स्ट्रा लालच, एक्स्ट्रा पैसा, वो तो सारा उन्हीं का है ना, उन्हीं के थ्रू आना है, तो सारे ही रख लेंगे वो। कौन सी स्ट्रेंथ? मिलिट्री तो यहीं की थी, सब कम लोग आए ना, मैक्सिमम तो यहीं के लोग हैं। लंबा समय तक करने के लिए क्या? ओके, हाँ, यस हर्ष प्रो। हाँ राइट, लेकिन वो तो बहुत कम लोग होंगे ना ऐसे नेचुरली जो सुनते होंगे उनकी। भाई कुछ लोगों से दोस्ती होगी, एक बड़ी क्लास चाहिए ना आपको, बड़ा देश है गवर्न करने के लिए, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी चाहिए आपको, उनको गवर्न करने के लिए, उनको लॉयल रखने के लिए। आप क्या करोगे? फोर्स कर सकते हैं, जैसे कि जनरली मूवीज में शो करते हैं, जैसे एक फैमिली है तो हमने उनकी फैमिली किसी मेंबर को मान लिया किडनैप कर रहे हैं, तो फिर हम उनको फोर्स करेंगे। राइट, ये सही है, लेकिन किडनैप हुआ नहीं था हिस्ट्री में उस तरीके से, तो हुआ क्या फिर? उन्होंने क्या किया होगा? वो अगर हम लोग फील करवा दें कि आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी बहुत वो है और हमारी क्लास शो ऑफ करें, ओके, तो इनका एक तरीके से माइंड जो है वो कहेगा कि ठीक है, कोई भी बात देखते हैं, पूरा यूनिवर्सल बताएंगे कि हम ये दुनिया बोलता है तो ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ यस प्रो। कोई नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर दे और जो पहले एग्जिस्टिंग रहती थी और फिर उसके लिए सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब उसका दे जी प्रॉब्लम। हाँ प्रशांत प्रभु बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोले। और कोई? प्रभु इस खिड़कों को आप खोल सकते हैं, वो जो बाहर वाला है ना, और अगर वो भी खुलता हो वो भी खोल लीजिए। हाँ यस, और कोई डिवोटीज में कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आइडिया?
स्ट्रॉन्ग मतलब उनकी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या जो भी चीज़ें हों उनको ख़त्म करके ऐसे अगर वो जिससे अपोज ना कर पाए हम। उनकी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ख़त्म करके उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म कर दी जाए, राइट, और उनको डिपेंडेंट बना दिया जाए बेसिकली। तो आप सबने बहुत अच्छे आंसर्स दिए एक्चुअली। तो अमित प्रो का, कृषांक प्रो का और कुलदीप प्रो ना, कुलदीप प्रो का तीनों के आंसर्स अगर हम देखें, यही एक्चुअली उन्होंने किया। और आप सब भी बोल रहे थे कंट्रोल करके, एक्चुअली कंट्रोल ही किया उन्होंने। इन कंट्रोल की प्रोसेस हमेशा ऐसे नहीं होती कि पकड़ के कंट्रोल कर दिया कि हाँ कर, ऐसे ही कर, वरना और बंदूक रख दिया आपके सर पे। अभी कब तक रख के ऐसे खड़े थोड़ी रहेंगे सारे दिन। तो ये तो उतना इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है कंट्रोल करने का। इफेक्टिव प्रोसेस कंट्रोल करने का होता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन बेसिकली कंट्रोल को ही एक दूसरा शब्द है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपने व्यक्ति का माइंड ही ऐसा चेंज कर दिया कि वो अब आपके जैसे सोचता है, आपके लिए सोचता है। और जैसे कृषांक प्रो भी बोल रहे थे ना कि आपने ऐसी प्रॉब्लम इमेजिनरी क्रिएट कर दी जिसको आप बता रहे हैं हम सॉल्व करेंगे। और दीपेश प्रो बोल रहे थे कि लो फील कराना। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का सारा जो ऑब्जेक्टिव रहा यहाँ की इस कंट्री को रूल करने का, वो ये रहा कि इनको एजुकेट ऐसे कर देते हैं हम कि आप सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? आप लोग इन्फीरियर हो, आप लोगों के पास कोई साइंस नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है बहुत हाई है और हम वो आपको दे रहे हैं। सो दिस इज एन इमेजिनेशन कि वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न एजुकेशन बहुत हाई है और इंडियन लो है। तो ये इमेजिनेशन क्रिएट किया उन्होंने और उसका सॉल्यूशन वो खुद दे रहे हैं। और क्योंकि वो हाई एजुकेशन मिल रही है, लोगों को लग रहा है हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम एडवांस कर रहे हैं, हम और क्या बोल सकते हैं, हम और मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो इस वजह से वो फेथफुल, लॉयल बनेंगे। और प्लस इस प्रोसेस के थ्रू उनकी जो लॉयल्टी है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो कॉन्फिडेंस है अपने कल्चर से, वो हट के वो ब्रिटिशर्स की तरफ आ जाएगा। एंड दे वुड सपोर्ट ब्रिटिशर्स, गिने चुने ब्रिटिशर्स को वो सपोर्ट करेंगे इंडिया पे रूल करने पे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स एक्चुअली हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हम सब क्या, ये सब धोती कुर्ता पहनना, चोटी रखना, क्या हो रहा है इन सब चीज़ों से? हमें एडवांस करना चाहिए, हमें अपने क्या बोल सकते हैं, रीति रिवाजों की जंजीरों से बाहर निकल के आना है। तो ये इंडिया में मैकॉले का, और मैं जस्ट ऐसे बोल नहीं रहा कि हाँ गप्पे मार रहे हैं कि मैकॉले ने ये किया, मैकॉले ने वो किया। मैकॉले के ही मिनट्स ऑफ एजुकेशन थे जो इन्होंने प्रेजेंट किए थे यूके में, जो पार्लियामेंट है वहाँ पे। तो उनका मेन जो मूड था उस इंडियन मॉडर्न एजुकेशन का जो फाउंडेशन थी वो ये थी, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास। क्लास को किसने बोला था कि हाँ ऐसे लोगों को कुछ ट्रेन करना? आपने बोला था दीपेश को। तो ऐसे कुछ लोगों को ट्रेन कर देना, एक क्लास बना देना जो हमारे और उनके बीच में, क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, Indian in blood but English in taste, opinions in morals and intellect। तो ये मैकॉले के मिनट्स ऑफ एजुकेशन जो प्रेजेंट किए थे उन्होंने, जो इंडियन एजुकेशन का प्रैक्टिकली अभी तक भी जो फाउंडेशन है उसका बेसिस था। और भी बहुत कुछ इन्होंने बोला था, जस्ट जो मैं कुछ लाइन्स ही पढ़ूंगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ माई बिलीव दैट इफ आवर प्लान्स ऑफ एजुकेशन आर फॉलोड अप, देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर। आइडोलेटर क्या होता है? मतलब जो अर्च विग्रहों की उपासना करते हैं, मतलब भगवान की उपासना करते हैं मूर्ति के फॉर्म में। There will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence। 30 साल में सबका सफाया हो जाएगा, बंगाल में सब खत्म कर देंगे हम। And this will be effected without any effort to proselytize। और ये कैसे इफेक्ट किया जाएगा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, अपने आप। कैसे? Without the smallest interference with religious liberty। कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। by natural operation of knowledge and reflection। जो नॉलेज हम दे रहे हैं अपने आप वो सब काम करेगी। ठीक है? I heartily rejoice in this project। ये मेरा प्रोजेक्ट है, सब अपने आप होगा, देखते जाओ बस क्या बुक्स लिखी हैं हमने और क्या एजुकेशन दी है।
क्या उसमें भाव रखा है, देखते जाओ सब बदल जाएगा। नॉलेज गिव्स अस पर्सपेक्टिव। आपके हाथ में अगर पानी का ग्लास पूरा भरा हुआ दे दो मैं, तो आप बहुत कंफर्टेबली उसको पकड़ेंगे, पर उसी को मैं बोल दूँ ये पानी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, आप बिल्कुल सकपका जाएंगे, बिल्कुल आप मतलब ना, यू विल बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। हाउ यू डील विद इट नाउ? द डिफरेंस इज नॉट इन रियलाइजेशन, इट इज इन नॉलेज, कि आपको क्या पता चल गया। तो नॉलेज गिव्स द विजन एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ। पूरा इस संसार को देखने का चीज़ वही नॉलेज होती है। तो जब वो चेंज हो गया तो हो गया ब्रेन वॉश। लोग बोलते हैं कि आप धार्मिक स्थलों में मत जाओ, लोगों के पास गीता मत पढ़ो, ब्रेन वॉश हो जाएगा। जो ब्रेन वॉश्ड हैं वो बोल रहे हैं ये सब, गीता मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में गीता पढ़नी चाहिए। भाई अर्जुन तो बूढ़े नहीं थे, अर्जुन तो ये नहीं है, रिटायरमेंट प्लान आ गया था उनका और फिर वो युद्ध करने जा रहे थे। कृष्ण को बोला कुछ है नहीं करने को, तुम कुछ सुनाओ, चलो सुनाओ। लोग बोलते हैं ना सुनाओ, हाँ कुछ ढोल बजा रहे बजाओ, बस एंटरटेनमेंट हो जैसे। ये नहीं था अर्जुन का। अर्जुन बहुत क्रूशियल पॉइंट ऑफ बैटल पे थे कि करना है युद्ध, नहीं लड़ना, और बैटल शुरू नहीं हुई और अर्जुन पे पूरे पांडव आर्मी डिपेंड कर रही है। अर्जुन हटे मतलब पांडव आर्मी कॉन्फिडेंस खत्म, लड़ेंगे वो युद्ध, गई पांडव आर्मी। इतने क्रूशियल नंबर है। और युद्ध लड़ना या नहीं लड़ना उसके लिए गीता बोली गई थी। बस सच अ क्रूशियल मतलब नॉलेज। उसको सुनने के बाद अर्जुन ने बोला अब सब कुछ क्लियर हो गया पंडा, युद्ध लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बहुत स्पेशल चीज़ होती है। इसलिए आप देखो एक्चुअली 1970s की बात है, इमरजेंसी कब लगी थी इंडिया में? इंदिरा गांधी के समय पर। कौन से ईयर की बात है? 71 ना? हाँ 1971 की बात है। तो इमरजेंसी वगैरह लगी थी और फिर दोबारा गवर्नमेंट हुई थी। कुछ ये मुझे चीज़ें पता है। और इंदिरा गांधी को सपोर्ट चाहिए था गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए फिर कम्युनिस्ट जो पार्टी है उन्होंने सपोर्ट दिया था। कम्युनिस्ट सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, पावर हंग्री लोग हैं प्रैक्टिकल अगर भाषा में बात करें। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं मांगी इंदिरा गांधी से, उन्होंने एजुकेशन मांगा। कम्युनिस्ट आज भी ये बोलते हैं कि चाहे गवर्नमेंट तुम्हारी हो या हमारी हो, सिस्टम हमारा ही रहेगा, जो ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि आज भी अगर कोई व्यक्ति IAS की प्रिपरेशन करेगा ना, यही भाव उसमें आएगा जो ब्रिटिशर्स ले आउट करके गए थे। क्योंकि जो भी नॉलेज व्यक्ति फिलॉसफी वो व्यक्ति पढ़ेगा उसको लगेगा हाँ अब मुझे पता चला, अब पता चला मुझे, इन्होंने एक विजन दिया। और वो चीज़ उसको फिर बहुत डीपली एक मतलब ना इस वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव देती है। तो ब्रिटिशर्स ने यही किया और आज के समय तक भी जो करंट टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें यही भाव है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसने एक क्या बताऊं मैं अब आपको, इवेंजलिस्ट बोलते हैं। इवेंजलिस्ट जो क्रिश्चियन प्रीचर्स होते हैं उनको इवेंजलिस्ट बोलते हैं, जो कन्वर्जन करते घूमते हैं। तो अब गवर्नमेंट इनकी, ये ब्रिटिशर्स, इनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी। अभी इन्होंने हायर किया किसको? एक क्रिश्चियन को, कि भाई तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा, हमें तो पैसे से मतलब है, हमें रूल करना है, तुम्हें क्रिश्चियन कन्वर्जन्स करना है, तुम जीसस में विश्वास रखते हो, एक काम करो तुम एजुकेशन के मामले से तुम अपनी क्रिश्चियन प्रीचिंग्स आगे प्रमोट करो। तो जो लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे उनको कहाँ पे ज़्यादा फेथ रहेगा, इंडिया में या UK में जहाँ ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं? बताइए आप। एक बार आप मुसलमान बन गए आपको ज़्यादा फेथ कहाँ रहेगा भाई? अपना वही मक्का मदीना और ये सब, पाकिस्तान को ही जिताने के पीछे फिरेंगे आप। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। पॉलिटिक्स और रिलीजन बहुत इंटर रिलेटेड है, इसीलिए पॉलिटिकल ग्रुप सारे रिलीजन को यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिक्स के मतलब ना गेम्स में। इस्लाम तो अपने आप में शुरुआत से, इंसेप्शन से ही पावर से रिलेटेड है, पावर पॉलिटिक्स से। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अपने टीम में लिया एजुकेशन के, और फिर उन्होंने हायर किया था मैक्स मुलर को। और ये कुछ लेटर्स हैं ये मैक्स मुलर के। I feel convinced, though I shall not live to see it, that this edition of mine, तो उनको क्या प्रोजेक्ट दिया था?
कि आप सारे इनके ग्रंथों को इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अभी इंग्लिश इनको आती है, संस्कृत थोड़ी बहुत पता थी उनको, बहुत ज़्यादा नहीं आती थी मैक्स मुलर को। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिश्चियन रिलीजन के प्रति फेवरेबल बनाना लोगों को, इनका भी भला हो रहा है और उससे मैकॉले का भी भला हो रहा है। मैकॉले बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो अब इनका क्या लेटर है ये, अब इन्होंने क्या कई साल आज तक भी अगर किसी को इंग्लिश में वेद पढ़ने हैं तो लोग मैक्स मुलर के ट्रांसलेटेड वेदों को पढ़ते हैं। आज भी आपके दिल्ली में मैक्स मुलर के नाम पे एक रोड है, मैक्स मुलर रोड, और ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था इनका, कन्वर्जन करना और लोगों को थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम देना। अब देखिए क्या लिख रहे हो, दिस एडिशन ऑफ माइन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ वेदा विल हियर आफ्टर टेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द फेट ऑफ इंडिया। जो भविष्य है भारत का वो बदल जाएगा अब जो मैंने ट्रांसलेशन दिया है वेद का, ये उसी का लेटर है। एंड ऑन द ग्रोथ ऑफ मिलियंस ऑफ सोल्स इन दैट कंट्री, और जो लाखों लाखों लोग आएंगे भविष्य में। इट इज द ग्रोथ ऑफ देयर रिलीजन एंड टू शो देम व्हाट देयर रूट इज, आई फील श्योर द ओनली वे ऑफ अपरूटिंग all that has sprung from it during the last 3,000 years। सब कुछ जड़ से उखाड़ के फेंकने का ये तरीका है आगे भविष्य के लिए भी। एक दो कोट्स और पढ़ेंगे हम। I should like to live for 10 years quite quietly and learn the language, Sanskrit, Hindi, try to make friends and then see whether I was fit to take part in a work, by means of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown। जो भारत के पंडित वगैरह ने जो कार्य किया उसको बाहर उठा के फेंकेंगे। एंड द वे ओपन फॉर एंट्रेंस ऑफ सिंपल क्रिश्चियन टीचिंग्स, और क्रिश्चियन जो टीचिंग्स है उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। Whatever finds root in India will soon overshadows the whole of Asia। इंडिया इतना प्रभावशाली क्षेत्र है जहाँ पे अगर हमने कन्वर्जन कर दिए तो बस सारा एशिया अपना है फिर तो। I have myself the strongest belief in the growth of Christianity in India। There is no country so ripe for Christianity as India, and yet the difficulties seem enormous। हाँ, इससे एंड करते हैं हम। Macaulay himself wrote in a letter to his father। I think ये वो कोट कर रहे हैं खुद अपने किसी लेटर में। No Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion। He expressed his firm belief that if his plans of education were followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal in 30 years hence। तो ये भाव था मैकॉले और मैक्स मुलर का, दोनों का मिलकर, कि ऑन पर्पस उनका ये बिलीफ है कि कोई भी अगर हिंदू इंग्लिश एजुकेशन ले लेगा जो हमने डिज़ाइन की है, उसकी सिंसियरिटी नहीं बचेगी अपने धर्म में। तो मॉडर्न एजुकेशन की कंटेंट पर मत जाइए आप, कंटेंट आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं कंटेंट में भी, लेकिन उसके साथ साथ क्या सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, पर इसमें बहुत कुछ साथ साथ जो आप सीखते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। जो इंटेंट है उस एजुकेशन का वो बिल्कुल क्लियर रहा था और अभी भी है, क्योंकि उसको बस उठाकर उखाड़ नहीं सकते आप। अभी भी उसके फेथफुल लोग हैं, जो क्लास बनाई थी उन्होंने, वो परंपरा में कंटिन्यू करती है। तो ये इंटेंट है, ये वैल्यूज़ हैं इंग्लिश एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन की। जो व्यक्ति जितना पढ़ लेगा वो उतना एथिस्टिक होने के प्रोन है। सिंपल सा लॉजिक है। आप सब देखिए अपने घरों को, और कहीं बहुत ज़्यादा कुछ सर्वे रिसर्च की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने घरों में जाके आप सिंपल से क्वेश्चन पूछिएगा, आज जब आप बात करेंगे या नेक्स्ट टाइम जब आप घर जाएंगे, कि आपके दादा और नाना कितनी देर पूजा करते थे, ये पूछेगा सब लोग। और आप में से जितने लोगों को पता हो, आपको पता होगा कम से कम 2-3 घंटा इसके मतलब ना इसको बिना मद्देनजर रखे कि आपकी कौन सी कास्ट है, कौन सा गांव था, कौन सी शहर था, हर एक व्यक्ति के दादा नाना अगर भारतीय थे, जो कि थे,
2-3 घंटा वो पूजा करते होंगे, थोड़ा 2-3 घंटा वो पूजा करते होंगे, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज थे। ये हमारा भारत में होने का मतलब, भारतीय होने का मतलब ये नहीं होता था कि हम भाई कौन सी भाषा बोलते हैं क्या। मेन होता था मतलब भारतीय होने का कि आप धर्म में विश्वास रखते हैं, आप भगवान को समय देते हैं, आप साधन करते हैं, साधना करते हैं अच्छी खासी। एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने आप को योगी भी नहीं मानता था, 2-3 घंटे उसकी साधना होती थी। आप अपने घर में चेक कर लीजिएगा। और उसी घर में आपके पेरेंट्स और पेरेंट्स वाली जनरेशन आपको बोल रही होगी, अगर आप 5-10 मिनट भी उन्हें जप करते हुए दिख गए, गीता पढ़ते हुए दिख गए, वो बोलेंगे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और आप सबके फ्रेंड्स भी यही बोलेंगे, आप सबको खुद भी लगता होगा मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ। और इसी बात पर हम आते हैं जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स का भी, और यूनिवर्सली जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था दूसरा ऑब्जेक्टिव था मास एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन का इंडॉक्ट्रिनेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये नॉम चॉस्की हैं, बहुत फेमस थिंकर ऑथर हैं। इनका क्या कोट है, मास एजुकेशन वाज डिजाइंड टू टर्न इंडिपेंडेंट फार्मर्स इनटू डोसाइल, डोसाइल मतलब भोले, भोले से शांत, डोसाइल पैसिव टूल्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको उपकरण बना लिया जाए, किसके लिए, प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए। दैट वाज इट्स प्राइमरी पर्पज एंड डोंट थिंक पीपल डिडंट नो इट, दे न्यू इट एंड दे फॉट अगेंस्ट इट। देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू मास एजुकेशन फॉर एग्जैक्टली दैट रीजन। अभी आप सबका जॉब किधर मिलेगा, लगेगा, किसी इंडस्ट्री में लगेगा, आईटी हो नॉन आईटी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी न किसी इंडस्ट्री में आ जाएंगे। उस इंडस्ट्री में आपसे जितना काम कराया जाएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही आपको एक्चुअल जो वैल्यू है वो वापस मिलेगी, आपसे ज़्यादा काम कराया जाएगा। तो अब इतने सारे लोग, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य कभी करने का नहीं सोचता। आज के समय में आप देखो, दिल्ली के पर्सपेक्टिव में विशेष रूप से लोगों के घर छोटे, लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, लोगों को धन के बाद जो फ्रीडम है वो बहुत कम मिल रही है, फिर भी लोग कार्य करते हैं। व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट कुछ बिजनेस, इंडिपेंडेंट कुछ मतलब ना एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत कुछ सोच सकता था। आज के समय पे कोई सोचना चाहता भी नहीं है। कारण क्या, सब लोगों को एक ही मॉडल समझाया गया है, क्या, जॉब, पढ़ो लिखो और बड़े व्यक्ति बन जाओ। बड़ा व्यक्ति मतलब बनना, जॉब करो। 10-12 घंटे काम करने वाला व्यक्ति बड़ा व्यक्ति कैसे होता है, ये सोचने वाली बात है। अगर एक फार्मर की भी बात अगर हम करें, फार्मिंग, आप में से कितने लोग जानते हैं थोड़ा फार्मिंग के बैक, मतलब ना फार्मिंग का थोड़ा, अच्छा ओके, अर्जुन प्रभु आप बताइए, फार्मिंग में कितना समय देना पड़ता है? जब फार्मिंग चल रही होती है तब कितना समय देना होता है? हाँ, जब फार्मिंग का सीजन है तब कितना समय देना होता है एक दिन में? हाँ, जब फसल लगा दी तब कितना करना होता है, कितना घंटे में, एक दिन में कितना घंटे? 1 घंटा, 5-6 घंटा भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, कि अगर आप खुद ही कार्य कर रहे हैं तब भी। हार्वेस्ट के समय पे भी इतना ही लगता है, हद से हद, क्योंकि आप दोपहर में तो वैसे भी कार्य कर ही नहीं सकते, सुबह और शाम कर सकते हैं। सुबह मतलब अगर आप 4 बजे निकल जाएं, 4 से मुश्किल से 9 बजे तक 5 घंटा, शाम में थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, पानी दे दिया वगैरह। 5-6 घंटे के कार्य में आपके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है, आपका पानी खुद का है, आपका पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके खुद के, सब कुछ आपका खुद का है, पूरी फ्रीडम है आपको। वहाँ से निकालकर इतना डिपेंडेंट स्ट्रक्चर पे डाल देना, अभी आप सबको महसूस नहीं होगा। एक बार जॉब लगेगी और सेटल हो जाओगे आप लाइफ में, तब जो फियर और रिस्क बना रहता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जब रिव्यू होता है कि देखते हैं रिव्यू में क्या होता है, प्रमोशन होगा नहीं होगा, या फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, 20-20 साल जब किसी कंपनी में काम किया और उसको उठा के फेंक दिया जाए कि अब आप उतना प्रोडक्टिव नहीं रहे हो, लोगों को जो फील होता है कि हम तो बिल्कुल टूल्स थे,
यूज़ किया और थ्रो कर दिया। अब हमारा क्या, आगे ना पीछे कुछ, कोई सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है। तो पॉइंट क्या है, इन सारे सेटअप्स में हमें लगता है हम फ़ायदा कर रहे हैं, पर ये सारे सेटअप्स हुए थे बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को बेनिफिट करने के लिए, मास प्रोडक्शन के टूल्स। तो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन विशेष रूप से इसका कार्य केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाकर हमें ये सारे एक अच्छा कैंडिडेट बना देना कि हम किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अच्छे से फिट हो सके। ये है सब्जेक्ट्स वगैरह और बहुत कुछ पढ़ाने का प्रयास करता है, गोल एक ही होता है, हाउ कैन बी अ बेटर फिट फॉर द इंडस्ट्रियल मॉडल। और इसमें हमारी भी फ्रीडम जाती है, नेचर का भी बहुत इशू होता है, रिस्क होता है। और जस्ट इस बारे में थोड़ा और हम अगर पढ़कर देखें तो दीपक प्रो, दीपक नाम था ना, शिवांश प्रो आप पढ़े। Education is a merit on three wins for the Molding people. To be exactly like one another, and as the mold it is cast, then it is that which is the dominant power in the government, whether this be a Mura and aristocrat or a majority of existing generation. In the proportional and efficient and successful, it established despotism and over the mind, leading by the natural tendency to run over the world. It establishes a despotism over the mind. बेसिकली मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल है और इनका ये कोट है कि ये एजुकेशन यूज़ की जाती है लोगों को मोल्ड करने के लिए, किसके हिसाब से, डोमिनेंट पावर इन द गवर्नमेंट, चाहे वो किंग हो, एरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी और जो भी हो, जहाँ पे पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग एजुकेशन डिज़ाइन होती है उनको लोगों को फिट बनाने के लिए। तो ये था मॉडर्न एजुकेशन का गोल। तो ये हैं दो इंटेंट इंडियन मॉडर्न एजुकेशन की अगर बात करें, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और दूसरा हमें इन्फीरियर फील करवाकर हमारे ही कस्टम से, रीजन से हम मॉडर्न सोसाइटी, ग्लोबलाइज्ड जो कल्चर है उसमें फिट फील करें, जिससे हम और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट करें। अभी ये जो ट्रांजिशन हुआ इसके प्रति इंडियंस भी बहुत वो नहीं थे फेवरेबल कि हम ऐसा ही चाहेंगे। गांधी बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे इन सारी चीज़ों को। अगर गांधी जी के कुछ कोट्स अगर हम देखें, हाँ, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ कोट्स थे गांधी जी के, मुझे लग रहा है मैंने डाले थे। गांधी जी के कुछ कोट्स थे एनीवेज, तो जो अभी अवेलेबल कोट्स हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। कोई पढ़े इसको? कोई पढ़े? पढ़े। इसको थोड़ा खोल दीजिए। Education truly is. We assess the value of education in the same manner as we assess the value of land or. वैसे ही एसेस करते हैं हम एजुकेशन की वैल्यू, भाई क्या रेट चल रहा है आजकल, क्या पैकेज चल रहा है। Of shares in the stock exchange market. We want to provide only such education as would enable the student to earn more. We hardly give any thought to the improvement of the character of the educated. We hardly give any thought to the improvement of the character of the educated. Thus we say do not have to earn. So why should they be educated? As long as such ideas arise, such there is no more power in ever knowing the true value of education. ठीक है, और ये भी आप कोट पढ़ सकते हैं गांधी जी की। We freedom will come only when we free ourselves of the definition of Western education, Western culture and Western way of the living which have been integrated with us. ये थी रियल फ्रीडम जिसके लिए गांधी जी कार्य कर रहे थे। और इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर भी अगर मैं आपको कुछ कोट्स दिखाऊं, किधर है
बहुत अच्छी कोट थी गांधी जी की, उसको मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेसिकली गांधी जी इस आइडिया के बहुत अपोज थे कि हम सेम टेम्पलेट जो है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, बड़े बड़े प्रोडक्शंस हो, सारा प्रॉफिट उनके पास जाए और लोग अपनी फैमिलीज छोड़ कर लंबे बहुत मतलब अपने नेटिव प्लेसेस छोड़ कर प्रैक्टिकली पूरा दिन उन्हीं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, फैक्ट्री हो, आईटी हो, कुछ भी आप बोलें, इट इज़ डिफ़िकल्ट सेटअप, और 8-10 घंटे कार्य करना ये ह्यूमन बीइंग के लिए था नहीं। आई थिंक हाँ, ये देखिए, ये मिल गई कोड। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्ट्रगल बिटवीन द मॉडर्न सिविलाइजेशन which is the kingdom of the Satan and the ancient civilization which is the kingdom of God. The one is the god of war and the other is the god of love. Formerly men worked in the open air. कहाँ पे कार्यस्थली कहाँ होती थी? ऐसे नहीं एकदम पिंजरे की तरह. Worked in open air only as much as they liked. कार्य व्यक्ति को उतना करना होता था जितना उसको पसंद है, जितना उसको करना है. Now thousands of workmen meet together and for the sake of maintenance work in factories or mines. Their condition is worse than that of beasts. Beast आप समझते हैं, पशुओं से ज़्यादा बदतर है उनकी स्थिति. They are obliged to work at the risk of their lives at most dangerous occupations for the sake of millionaires. गांधी जी was very opposed to this idea. आज आप कितना भी बढ़िया जॉब ले लें, अगर आप PSU साइड अगर जाएंगे, सिविल इंजीनियर कौन थे? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर कौन थे? हाँ, अगर आप PSUs की साइड जाएंगे, अगर आपको फील्ड जॉब मिली, आपको ऐसी स्थितियों में जाना पड़ेगा. कितना भी आपको पैसा दे दें, जाना आपको बहुत टफ परिस्थितियों में पड़ सकता है. मेरे एक फ्रेंड थे IIT रुड़की के ग्रेजुएट, मैकेनिकल इंजीनियर थे, मोस्टली मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियर थे, और उनको PSU में जॉब लगी थी. लेकिन जहाँ पे वो कार्य करते थे वहाँ पर इतना पॉल्यूशन होता था, जो कोल डस्ट होती है ना, कोल डस्ट बोलते हैं ना उसको, जो जलने के बाद बचती है, कोल ऐश. हाँ, कोल ऐश, आई थिंक फायर ऐश, हाँ ये टेक्निकल वर्ड है शायद, फायर ऐश. फायर ऐश जो बचती थी उससे, वो इतनी हवा में होती थी, उनको कुछ ही महीनों में लंग्स ऐसे हो गए एकदम ख़राब, बिल्कुल पीले दिखने लगे थे वो. अब पैसा मिल रहा है आपको, क्या करोगे? और वो बताते थे वहाँ पर जहाँ पे वो वर्क करते हैं इतनी डेंजरस सिचुएशंस हैं, कई वर्कर्स तो ऐसे ही मरते रहते हैं, 1 महीने में, 2-2 महीने में कुछ वर्कर्स मरते रहते हैं. सच डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रहे हैं. आए दिन अब ये सारी न्यूज़ मिलती है हमें कि इस फैक्ट्री में आग लग गई, इस फैक्ट्री में ये हो गया. हम सब तो यूज्ड टू हो गए ना, क्योंकि इस कल्चर में हम बचपन से देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कोई मर गया, वहाँ पे कोई मर गया. जब तक आपके घर में कुछ नहीं हुआ तो हमें लगता है ये तो न्यूज़ पहले बचपन से ही छपते हुए दिखते आ रहे हैं. ये भारत की स्थिति नहीं थी कि कोई व्यक्ति खेत में काम करने गया और मर गया बेचारा. वो कैसे मर गया? पंछी ने आके उसको जान से मार दिया. मतलब ठीक है, सांप वगैरह हैं, पर ऐसी डेथ्स नहीं होती थी, अननेचुरल डेथ्स. और कम से कम लिविंग कंडीशंस तो मच बेटर होती थी, और व्यक्ति उतना काम करता था जितना उसको पसंद था. तो हुआ क्या था, जब इंडिपेंडेंस मिली तो नेहरू जी और गांधी जी दोनों बहुत क्लोजली मिलके चल रहे थे. अभी देखो, सारा मामला तब होता है जैसे कोई मर जाता है तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है ना, तब बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है किसके नाम कितना जाएगा. तो जब एक्चुअल में इंडिपेंडेंस मिली, सारी इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था वो था इन वैल्यूज़ के लिए. ऐसे नहीं कि भाई ब्रिटिशर्स हट जाए और उनकी जगह बस इंडियंस आ जाए. चेंज क्या हुआ लाइफस्टाइल में लोगों के? कुछ भी नहीं हुआ. ना धर्म की दृष्टि से, ना आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी भी पर्सपेक्टिव से कुछ चेंज नहीं हुआ. लोग वैसे ही बदतर लाइफस्टाइल में जी रहे हैं. पर क्या पड़ा? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, वेस्टर्न वे ऑफ जॉब मॉडल, ये सारा बदले, फ्रीडम मिले लोगों को. लेकिन हुआ क्या, जो नेहरू जी थे वो ज़्यादा अलाइंड थे और ज़्यादा फेथफुल थे ब्रिटिशर्स के प्रति. और जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली, ही साइडलाइन गांधी. और नेहरू जी का जस्ट अगर मैं आपको
क्या उनके विजन थे और वैल्यूज़ थे लाइफ को लेके, सनातन धर्म को लेकर। मैंने इंक्लूड किया था, हाँ ये नेहरू जी की विल है, अपने विल मतलब ना अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा था, आई विश टू डिक्लेयर विद ऑल अर्नेस्टनेस, एकदम सिंसियरिटी के साथ, क्या, आई डू नॉट वांट एनी रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म्ड फॉर मी आफ्टर माई डेथ, आई डू नॉट बिलीव इन एनी सच सेरेमनीज एंड टू सबमिट टू देम इवन एज अ मैटर ऑफ फॉर्म वुड बी हिपोक्रेसी एंड एन अटेम्प्ट टू डिल्यूट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। हाईलाइटेड मतलब जो रेड में है वही पढ़िए आप। I have no religious sentiment in the matter. I have discarded much of the past tradition and customs and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent free development of body and spirit. कर लिया ना free development of body and spirit, यही वेस्टर्न एजुकेशन को कंटिन्यू करके वो लेगेसी के रूप में और इंडस्ट्रियल मॉडल को कंटिन्यू करके, तो दैट वाज द पॉइंट कि ब्रिटिशर्स ने जो दिया वो ही चलता रहा, क्योंकि नेहरू जी के जो आइडियाज़ थे वो उसी से अलाइंड थे। एज ए रिज़ल्ट आज भी हमारा जो एजुकेशन है, सो कॉल्ड एजुकेशन है, वो हमें ग्रूम करता है बस एक इंडस्ट्रियल फिट के लिए। वी आर नथिंग मोर देन स्किल्ड लेबर्स फॉर द इंडस्ट्री। पीएचडी भी अगर आप देखें, लोग बहुत रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट को तो हम मानते हैं कि हाँ भाई ये तो कम से कम जॉब नहीं कर रहे, ये तो सच में कुछ प्योर साइंस का डिस्कवरी कर रहे हैं। ये मेरे एक पीएचडी वाले फ्रेंड ने भेजा था, तो क्या ये पढ़िए आप, इमेजिन दैट अ सर्कल कंटेन्स ऑल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल तक आपको इतना पता चलता है, फिर हाई स्कूल तक इतना, फिर बैचलर तक इतना, ठीक है, और एक स्पेशल पॉइंट पता चला आपको, आप सीएस लिए या सिविल लिए, एक स्पेशल डायरेक्शन में आप थोड़ा और पता कर लिए, मास्टर डिग्री में और पता कर लिए, ठीक है, रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के आपको पता चल गया ह्यूमन नॉलेज कहाँ तक पहुँची है इस डायरेक्शन में, और जब आप बाउंड्री पे पहुँच गए कि हाँ भाई इतना हमने किया हुआ है, तो अब आप फोकस करते हो और कुछ सालों तक उस बाउंड्री पे मेहनत करते हो, और फिर एक दिन क्या होती है, वो बाउंड्री थोड़ी बढ़ जाती है, आपको लगता है आपने इतना बड़ा ये वाला जो है ना, ये इतना बड़ा किला पलटा दिया कि आपने एक रिसर्च पेपर छाप दिया, अब आप पीएचडी हैं, आपको डॉक्टर बोला जाएगा कि डॉक्टर सो एंड सो। सोचिए कितना अच्छा लगता है, डॉक्टर शिवांश, डॉक्टर शिवांग, कृष्णांग, डॉक्टर गोकुल, डॉक्टर गोकुल। लेकिन क्या, डोंट फॉरगेट द बिगर पिक्चर, कि इतनी बड़ी पिक्चर में आप कहाँ कुछ पेपर छाप दिए, किसी को पता तक भी नहीं चला। और प्योर साइंसेस की अगर मैं बात करूँ आप सबको, ये साइंस की जो वैल्यूज़ हैं, आप इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें, जितना जो लोग साइंस पढ़ लेते हैं ना, उतना ही वो लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं कारणों से। धर्म में क्या है, ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये ट्रेडिशनल बातें हैं, ये सब तो बिलीफ्स हैं, ये सब, और क्या क्या शब्द बोलते हैं, ब्लाइंड फेथ है, साइंस रेशनल थिंकिंग है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, सब कुछ साइंस है। अब साइंस की दृष्टि से समझो, साइंस की अपना अथॉरिटी आप समझिए। एक है प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। उसके अनुसार आपने अगर कोई रिसर्च पेपर छापा एक्सपेरिमेंट्स करके, अगर मैं उसे अपनी लैब में रिपीट करने का प्रयास करूं, 80% एक्सपेरिमेंट रिपीट ही नहीं हो पाते, उनके कंक्लूजन्स ही कुछ और आ जाते हैं। आपने छाप दिया पेपर भी, आपने निकाल दी थ्योरी भी, सो एंड सो साइंटिस्ट डॉक्टर गोकुल सेज कि रिलीजन डज नॉट हेल्प ह्यूमैनिटी, आपने छाप दिया पेपर। मैंने अपने लैब में करके देखा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। 80% साइंटिस्ट के रिजल्ट आते ही नहीं है जब वो किसी और साइंटिस्ट के डेटा मतलब एक्सपेरिमेंट्स को अपनी लैब में परफॉर्म करते हैं। क्यों नहीं आते? सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप पेपर छापोगे तो आपको पता चलेगा पेपर छापना भी एक कला है। वो कला क्या है कि आप कितना डेटा मान लीजिए आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए और आपने एक थ्योरी बना दी कि भाई ये थ्योरी है। अब ये थ्योरी इतने डेटा से सपोर्ट होगी, इतने से होगी या इतने से होगी। मान लो इतने से हो रही है, आपने वही डेटा ले लिया कि भाई ये डेटा निकल के आया था हमारा, तो एक्सपेरिमेंट तो मैंने परफॉर्म किया ना, मुझे पता है कितना डेटा आया था, खत्म, मैंने छाप दिया पेपर। 80% साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के
रिसर्च को रिपीट नहीं कर पाते। अब इससे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा मैं, 50% एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट वो खुद भी रिपीट नहीं कर पाते। जो साइंटिस्ट जिन्होंने खुद छाप दिया पेपर, वो खुद अपने पेपर के एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन रिपीट नहीं कर पाते। ये है करंट अथॉरिटी साइंटिफिक पेपर्स की, जिसके बेसिस पे लोग इतने चौड़े होके घूमते हैं। आइंस्टाइन की कोट है कि बहुत अच्छी कोट है, अभी मेरे पास है नहीं। थ्योरी वो होती है जिसको साइंटिस्ट विश्वास नहीं करता पर सारी दुनिया विश्वास करती है। नहीं सॉरी, थ्योरी वो है थ्योरी जिस पे साइंटिस्ट विश्वास नहीं करता पर सारी दुनिया विश्वास करती है, क्योंकि उसने ऐसे इमेजिन की थी कोई थ्योरी। सारी दुनिया विश्वास सारी दुनिया विश्वास करती है पर वो खुद नहीं करता। एक्सपेरिमेंट वो है जिस पे वो खुद विश्वास करता है और सारी दुनिया विश्वास नहीं रखती। हाँ, और किसी को विश्वास नहीं। तो थ्योरी को सीरियस लेने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, और इसलिए लोग बोलते रहते हैं ये साइंटिफिक थ्योरी, ये साइंटिफिक थ्योरी है। अभी आप सबको पता होगा बिग बैंग जो थ्योरी थी, जब ये एक्सेप्ट की गई साइंटिस्ट के द्वारा, उस टाइम पे और एक दो थ्योरीज थी जो कॉन्टेस्ट कर रही थी कि भाई हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तब बिग बैंग को एक्सेप्टेंस मिल गई। अब दोबारा बिग बैंग चेंज हो रही है, आप सबको आइडिया है? दोबारा बिग बैंग चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब बिग बैंग से शुरू नहीं हुई यूनिवर्स, उससे पहले भी यूनिवर्स थी। अब इसके प्रति वापस लौट के आ रहे हैं साइंटिस्ट। अब क्या साइंस है, क्या नॉट साइंस है? तो पॉइंट क्या है, हमारी साइंस आज जैसे एग्जिस्ट करती है, आज की एजुकेशन जैसे एग्जिस्ट करती है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल फिट। जितना भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ग्रांट्स मिलने वाली जो अल्टीमेट बॉडीज़ होती हैं रिसर्च के लिए, विशेष रूप से इंडस्ट्री ही पैसे देते हैं। एक तो जनरल इंडस्ट्री और दूसरा मिलिट्री इंडस्ट्री। दो जगह से ही सारा पैसा आता है। एक हमारे बहुत अच्छे डिवोटी स्कॉलर थे, उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया, वहाँ से वो क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने PhD की थी। प्योर क्वांटम फिजिक्स में वो रिसर्च कर रहे थे और वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे। उनके प्रोफेसर ने बोला जो आप करना चाहते हो है बहुत अच्छा, लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, पर आपको कोई पैसा नहीं देगा इसके लिए, भूखे रहना पड़ेगा आपको। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करो, कोई रिसर्च पेपर छाप भी नहीं पाओगे आप। डिवोटी थे, करना चाहते थे कुछ जेन्युइन साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप क्या कर पाओगे जहाँ पैसा मिलेगा? लैब में इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए पैसा चाहिए। कई हज़ार रुपयों का या इनफैक्ट लाखों रुपयों की मेंटेनेंस होती है एक सुपर कंप्यूटर की। IIT रुड़की में रखे हुए हैं दो, परम और पता नहीं क्या नाम है उनका, गंगा या ऐसे कुछ करके नाम है। कई करोड़ों में तो उसकी कॉस्ट है, मेंटेनेंस में भी लाखों जाते हैं। एक पूरी बिल्डिंग डेडिकेटेड है उसको ठंडा रखने के लिए, देखा होगा आपने। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इतने सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप एक भी पेपर नहीं छाप सकते जो एक्चुअल ह्यूमैनिटी का वेलफेयर करे, क्योंकि आपको रिसर्च सपोर्ट कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई पैसे। और पैसे कौन देगा? जिसको आपको पैसे देने के बाद उसको पैसे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, उसको कोई भलाई नहीं करनी है इस संसार में, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है वो आपको पैसे देकर। तो ये है हमारे साइंस का करंट मॉडल कि सारी साइंसेज आपस में डाइवर्स्ड है, कुछ साइंटिफिक एक्चुअली हो भी नहीं पा रहा। और वैल्यूज जो इंग्रेड है साइंस में वो क्या? कितना भी बढ़िया आप साइंटिस्ट ले लो, कितना भी बढ़िया आप एजुकेटेड व्यक्ति ले लो, एक नंबर का डफर वो मिलेगा इन सारे मामलों में जो हमने अभी ये डेफिनेशन देखी थी। इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देखिए आज के एजुकेशन की सक्सेस। पहले एजुकेशन होती थी, व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम में सिखाया जाता था कि आप पहले तो स्त्रियों से थोड़ा दूर रहो, तब आपको समझाएंगे स्त्रियों को देखना कैसे है।
सेंसेस कंट्रोल करो, डिसिप्लिन रहो, लोगों को सेवा करना सीखो। गुरुकुल में रहते थे लोग, गुरु की सेवा करते थे सुबह शाम। ऐसे नहीं कि भाई बैठ के हाँ चलो ये सब तो ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे हम, पैकेज तो हमारा वैसे ही तय है, CS ब्रांच है हमारी, क्लास में अटेंडेंस कंपलसरी है तो आना है, नहीं है तो बस फिर रूम पे बैठ के अपना काउंटर स्ट्राइक वगैरह क्या क्या खेलते होंगे आज के समय में वो खेलते रहते होंगे। प्लेसमेंट आई, रट के कोडिंग सीख के जॉब लगा ली हमने, ख़त्म। साइंस क्या वैल्यू है उन टीचर्स की, क्या वैल्यू है उन स्टूडेंट्स की, टीचिंग का मॉडल। और किस तरीके से आप देखिए सोसाइटी में एजुकेटेड लोगों की वैल्यूज़ आप देखिए, कोई भी कल्चरल फेस्ट होता है कॉलेज में, इस श्लोक पर आप देखिए उन स्टूडेंट्स को, एजुकेटेड स्टूडेंट को। पशुओं से बदतर आवाज़ें करते हैं वो ऐसे कल्चरल फेस्ट में, ओ ऐसे कर करके। और स्पेशली कब, जब स्त्रियों को वो वैसे देखते हैं। इन सारे इवेंट्स का हाईलाइट क्या होता है, वो चीज़ जो नहीं करनी चाहिए मनुष्य, सभ्य मनुष्य को, उसको इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, उसको स्त्रियों को रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। इन्हीं दो चीज़ों के लिए तो मेन हाईलाइट लोग आते हैं दूर दूर से। आप सब अपने फ्रेंड से पूछिएगा, यही मेन हाईलाइट होती है कल्चरल फेस्ट की, टेक्निकल फेस्ट, कोई भी फेस्ट है। पीने को मिलेगा क्या, नाचने को मिलेगा, और विशेष रूप से गर्ल्स से कितना इंटरेक्शन मिलेगा। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। देखने की दृष्टि ही है गर्ल्स को। मातृवत परदारेशु गया कूड़े में, और परद्रव्येषु लोष्टवत भी कूड़े में गया। IITian होगा, रिलेटिव्स ही बोल रहे होंगे बेटा देखो IIT का फ़ायदा तो तब मिलेगा जब ऊपर की कमाई हो किसी जॉब में। अब इसके बाद तुम सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करो या फिर IAS के लिए ट्राई करो, उसमें ऊपर की कमाई होती है। परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, बस अपना भला करो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एक नंबर का प्राउड व्यक्ति निकलता है, एजुकेटेड व्यक्ति। जितना एजुकेटेड होगा, जितना टैलेंटेड होगा, उतना उसमें घमंड होगा, उतना ही एक्चुअली वो सोसाइटी के लिए यूजलेस है। इनफैक्ट वो खुद के लिए भी यूजलेस है, उसको समय लगता है बस समझने में, क्योंकि प्राइड इतनी भर जाती है। किसी के सामने वो झुकना नहीं चाहता, किसी के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहता। फैमिली में भी एक जेन्युइन हम्बल डीलिंग वो नहीं निभा पाता। रिलेशनशिप्स ऐसे ही थोड़ी ब्रेक हो रही हैं आज के समय में। लोग मैरिजेस लव कर रहे हैं, लव मैरिजेस कर रहे हैं। डाइवोर्स रेट देखो कितने शूट अप करके। फॉलो किसको कर रहे हैं? वेस्टर्न मॉडल को। कितना आदर्श वेस्टर्न मॉडल है, उनके डाइवोर्स रेट 60 to 80% है। सोच के देखिए, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर 80% लोगों के पेरेंट्स डाइवोर्स्ड होते हैं, आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती, स्टेबिलिटी कैसी होती। उनको तो हम फॉलो कर रहे हैं, फिर वैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें। तो क्या वैल्यू है इस एजुकेशन की? अभी भी गाड़ी चल रही है, वो इस वजह से चल रही है कि अनजाने में लोग आस्था रखे हैं अपने पुराने वैल्यूज़ में, कि भाई हाँ सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कोई सिखा नहीं रहा उनको। वो पुरानी सभ्यता और परंपरा इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ ना कुछ बर्बाद होने के बाद भी इतना बचा हुआ है। और कुछ स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको लास्ट में दिखाऊं वेस्टर्न टेम्पलेट के, ये आप में से कोई एक एक करके ये फैक्ट्स पढ़िए। आप यहाँ से शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया। शिवा सात्विक आप पढ़िए पहला फैक्ट। $1 crore 60 lakh US children suffer from depression and other emotional problems. नेक्स्ट कोई पढ़िए। 60 lakhs are currently on 2 or more drugs. 16 लाख, और ये सारी यूथ का डेटा है US के। पढ़िए और 69,000 girls between 13 to 19 regularly cut themselves. ब्लेड से। और पढ़िए। 1,20,000 students try suicide in a year. पढ़ते रहिए। और नहीं है? और हाँ ये पढ़िए। Percentage of American students who fail to graduate from high school. New मतलब हाई स्कूल से ही ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे US में। 46%. पढ़िए। 78%. 53%. नहीं, स्टेट का नाम भी पढ़िए, उस स्टेट का स्टैटिस्टिक्स ना।
95.9%, न्यूयॉर्क सिटी 71.1%, Kansas City 54.3%, Atlanta 54%, Chicago 43.8%, Los Angeles 55.8%, 1 crore 32 lakh चिल्ड्रन ऑफ यूएस लिव इन पॉवर्टी। इनको हम फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं अच्छे खासे। हाँ क्यों। तो ये है हमारा फैक्ट्स मॉडर्न एजुकेशन के। वैल्यूज वाइज देख लीजिए आप, और अल्टीमेटली देखो सारी एजुकेशन आज के टाइम में बस एक ही चीज़ को कैटर कर रही है, वो क्या, कहाँ पे प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रमोट प्रोफेशनल लाइफ, उसी के प्रति ऑब्जेक्टिव है। और कोई ऑब्जेक्टिव दिख रहा है आपको मॉडर्न एजुकेशन का? ये भी अचीव हो पा रहा है क्या ढंग से? कितना हाई रिस्क रहता है विशेष रूप से प्राइवेट जॉब्स में। और अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए बस फिर तो बिल्कुल बाद के सिर पे एकदम कि हाँ अब तैयारी करने हम बैठ रहे हैं, बस अब गए हम, जैसे गुफा में निकल जाते थे लोग मेडिटेशन करने कि अब सिद्धि प्राप्त करके वापस आएंगे तो वैसे लोग जाते हैं आजकल सरकारी नौकरी की तैयारी में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में आया था कितने हजार पीएचडी होल्डर्स ने पियोन की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था। ये है मॉडर्न एजुकेशन आपकी, कि जो एक ऑब्जेक्टिव है वो भी कैसे अचीव हो पा रहे हैं। अब आप देखिए, आप ठंडे दिमाग से, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की दृष्टि से वैदिक वैल्यूज और वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन पूरा कूड़ा बना दिया गंगा और यमुना को, और किसी को चिंता नहीं है क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाया जाता है। और उन्हीं तटों पर जिनकी फैमिलीज रह रही हैं उनको कैंसर हो रहा है। हाईएस्ट जो रेट है कैंसर का, डेंसिटी जो है कैंसर की, वो गंगा के तट पे है क्योंकि इतना पॉल्यूट हो चुकी है गंगा, इतना पॉल्यूशन है गंगा में। नॉलेज, लॉजिक, फैक्ट्स, रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाला फैक्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, एक फैक्ट तो याद रखिएगा ही। प्रोफेशनल लाइफ का प्रमोशन आप देख लीजिए, गांधी जी की वैल्यूज़ आप देखिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन को लेकर थी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देख लीजिए, ओवरऑल डेवलपमेंट आप देखिए। एक एजुकेटेड व्यक्ति निकलता है कॉलेज से, अगर उसको कोई वैदिक ट्रेनिंग नहीं मिली, लाइफ में इतनी सी दिक्कत आ जाए डिप्रेशन में चला जाता है। छोटी सी दिक्कत आ जाए, मैं कैसे सॉल्व करूं, गूगल पे आंसर नहीं मिलते फिर कि मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, और गूगल ने आंसर दे दिए, चैट जीपीटी ने आंसर दे दिए, ये करो, और हो रहा है नहीं उससे। क्योंकि भाई जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके थ्रू होंगे, कुछ पैसे फेंक के आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो लाइफ की प्रॉब्लम्स को। अगर घर में कुछ मसले हो रहे हैं, अगर फादर सन रिलेशनशिप में इशू हो रहे हैं, वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप में इशू हो रहे हैं, चैट जीपीटी नहीं सॉल्व करेगा कल आके वो। यू नीड योर वैल्यूज टू डील विद देम। ओवरऑल डेवलपमेंट आप देखिए, प्रॉपर सिविलाइज्ड मैन, एक ट्रेन्ड मैन निकला, प्रॉपर कल्चर्ड व्यक्ति निकला एजुकेशन के बाद। ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर देखिए आप, इग्नोरेंस का रिमूवल देखिए, रियलाइजेशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, सारी चीज़ों के बेसिस पर अगर आप देखें तो वैदिक एजुकेशन वाज अ वे ऑफ लाइफ टू ग्रूम अ पर्सन फॉर नाउ एंड फॉर फ्यूचर, फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव बेनिफिट। मॉडर्न एजुकेशन कुछ नहीं है एक इंडस्ट्रियल टूल बनाने के लिए और आपको अपने ही ट्रेडिशंस के प्रति डाउट क्रिएट करने का जरिया बनती है। तो यहीं पर हम आज कंक्लूड करते हैं। एक बहुत सुंदर पर्पट है, लास्ट में अगर वो ले सकें हम, चलेगा? 110.4 श्रीमद् भागवतम बहुत सॉलिड है। आप सबको भूख भी लग रही होगी, सॉरी, जब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होता। The basic principle of economic development is centered on land and cows. The necessities of human society are food, grains, fruits, milk, minerals, clothing, wood. One requires all these items to fulfill the material needs of body. One does not require flesh, fish or hand tools and machinery. बहुत ही क्लासिक टर्म्स में यहाँ पर प्रभुपाद बात कर रहे हैं।
और फिर युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे बोल रहे हैं कि रेगुलेटेड रेनफॉल होती थी. When the Lord is obeyed by the king, the people under king's administration, there are regulated rains which cause production on land. Not only do regulated rains help in grains and fruits, but they combine with influences to produce stones and pearls, जो precious stones और pearls होते हैं. ग्रेन्स वेजिटेबल्स मिलती हैं, इनफ मिल्क होता है तो इनफ ग्रेन्स होती हैं, तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती प्रोस्टिट्यूशन, स्लॉटर हाउसेस, इन सब चीज़ों की, और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सफिशिएंट रहते हैं. हैज़ दिस सिविलाइजेशन करंट produced anything but quarreling individually and nationally? Has this civilization enhanced the cause of equality, fraternity by sending thousands of men into hellish factory and the war fields at the whims of a particular man? It is said here that cows used to moisten pasturing grounds with milk. Proper protection for joyful life by being fed with a sufficient quantity of grass in the field. Do they not, why should men kill cows for their selfish purposes? Why should man not be satisfied with grains, fruits, milk, when combined together can produce hundreds and thousands of palatable dishes? Why are there slaughterhouses all over the world to kill innocent animals? Maharaj Parikshit, while touring his kingdom, saw a black man attempting to kill a cow, but he protested it. The king at once arrested the butcher and chastised him sufficiently. Should not a king or executive head protect the lives of the poor animals who are unable to defend themselves? Is this humanity? Are not the animals of a country citizens also? Then why are they being allowed to be butchered in organized slaughterhouses? Are these the signs of equality, fraternity and non-violence? Therefore, in contrast with modern, advanced, civilized form of government, and autocracy was superior. और यहाँ पर प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हुए, और एक लास्ट कोट श्रील प्रभुपाद की हम लेते हैं एजुकेशन के ऊपर. हाँ, thus the aim of real education should be self-realization, realization of the spiritual values of the soul. Any education which does not lead to such realization must be considered avidya or nescience, and to culture such nescience means to go down to the darkest region of ignorance. तो ये मल्टीपल कोट्स थी श्रील प्रभुपाद की, बट इस कोट पर हम एंड कर सकते हैं. ओके, हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. 110.4. तो कुछ भी एक्चुअली आप देखो सेंसिटिविटी नहीं बची है. दिल्ली में तो क्या क्या वीडियोस आते हैं न्यूज़ में. पशुओं को तो छोड़ दो आप, कोई अगर मर्डर हो रहा होता है, चाकू से मर्डर हो रहा होता है रोड पे, दिन दहाड़े हो रहा होता है, कोई किसी को परवाह नहीं पड़ती कौन किसका है. लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊपर वाले का नहीं पता, नीचे वाले का नहीं पता, अपनी कम्युनिटी से बाहर आए हुए हैं क्योंकि जॉब्स यहीं पे हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पर है. किसी को कुछ आज हो जाए, मैं पूछ रहा हूँ कौन है आपका बैकअप सपोर्ट करने वाला? तो पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर था वर्णाश्रम का, क्या सपोर्ट कर रहा है आज हमें? तो अगेन मेन चीज़ समझने वाली क्या, बाय श्रील प्रभुपाद्स मर्सी वी हैव ऑल दोज वैल्यूज टुडे विद अस, एंड वी कैन अगेन regain that and share it with others also. Okay? हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण. आप लोग आपने मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया और ये बताया कि वैदिक एजुकेशन कैसे बढ़िया है, लेकिन आज इस लोगों में क्या होता है ना, वो काफ़ी फोकस है करियर को लेके, टेक्निकल स्किल्स को लेके, और इसी चीज़ की तरफ ध्यान रहता है ओवर दिस की स्पिरिचुअल नॉलेज भगवद के बारे में. तो ऐसा क्यों? क्योंकि यही सब चीज़ें एक वो हमने देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कनाड में. ओके, क्वेश्चन ये है कि अभी भी ऐसे क्यों चल रहे हैं, हम वैदिक वैल्यूज़ पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे, हम अपने करियर ओरिएंटेड इतना ज़्यादा क्यों है? तो आप समझने का प्रयास करो, अभी भी पुराने वाला जो इनर्शिया है ना, हैंगओवर जिसको बोलते हैं,
वो उतना नहीं है। मैं एटलीस्ट ये जानता हूँ जो गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स हैं, मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग, इन सब का विजन अच्छा है, ट्रेडिशनल और चीज़ों के प्रति बहुत अच्छा विजन है, कॉन्फिडेंस है। तो जो टॉप अप्रोच आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, पर वो आ ऐसी रही है कि लोगों को एनकरेज करो कि वो स्किल डेवलपमेंट वो वाला करें, कि कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें। ऐसे नहीं 20-30 साल हो गए और व्यक्ति अभी तक जॉब कर नहीं पा रहे हैं। अब वो जॉब करने के लिए पता है कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, जॉब में जाने के बाद जॉब में अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है 2-3 महीने की, और वही काम करना होता है आपको। जो HR वाले आते हैं आपको हायर करने, वो बस देखते हैं कि स्मार्ट है या नहीं व्यक्ति, बुद्धि है या नहीं, जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं जिस भी सब्जेक्ट के आपको पूछे। जो करना होता है वहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ करनी होती है, और प्रैक्टिकल बुद्धि और समझ चाहिए होती है उसमें। 2-3 महीने की ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल भाषा में अगर आपको बोलूँ कि आपको जॉब के लिए वास्तविकता में 2-3 घंटे की 2-3 महीने की ट्रेनिंग ही रिक्वायर्ड है, अगर आप एक जनरल समझदार व्यक्ति हो। तो गवर्नमेंट उस डायरेक्शन से बहुत कार्य कर रही है। आप सबको आइडिया नहीं होगा, आई थिंक 60,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया ITI में। IITs में इन्वेस्ट नहीं किया कुछ। स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना चाह रही है कि एजुकेशन थोड़े टाइम और फटाफट लोग जाकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेटअप्स में लगे, और वो बहुत बड़े बड़े सेटअप्स ना हो, जितना डिसेंट्रलाइज्ड हो, जितना मतलब ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उतना मतलब ना क्या बोल सकते हैं, लोगों को भी बेनिफिट होगा। ऐसे नहीं US के जैसे कुछ डीप स्टेट का होल्ड है, गवर्नमेंट भी उन्हीं के हाथ में, सब कुछ उन्हीं के हाथ में, कुछ सिलेक्टेड चुनिंदा इंडिविजुअल्स हैं 1% से भी कम, बहुत कम, उनके पास 99% वेल्थ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनकी अप्रोच यही है, एटलीस्ट कुरुक्षेत्र में हमारा बहुत प्रयास है एजुकेशन के डायरेक्शन से। तो हमने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एड्रेस कर रहे थे यूनिवर्सिटी के VCs को। तो वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे इस जॉब बेस्ड मॉडल से बाहर निकलो। VCs को बहुत डांट लगाते हुए बोल रहे थे, जो गवर्नमेंट के साइड से विजन देने आए हुए थे, कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप आगे प्रमोट करनी चाहिए। जो इंडिया का मॉडल था, वैश्य स्मॉल स्केल बिजनेसेस, अभी मान लो अगर आपके घर में एक अच्छी दुकान चलती है, पर फादर नहीं चाहेंगे आप दुकान पे बैठे, ना आप चाहेंगे दुकान पे आप बैठो, पैसा चाहिए। पर तो पॉइंट क्या है, हमें पैसा चाहिए, पर हमारे जो भी ट्रेडिशनल तरीके थे पैसा कमाने के, उनके लिए हमें हर चीज़ों में इन्फीरियर फील होता है। वाइट कॉलर जॉब चाहिए बस। तो इन सब चीज़ों के प्रति एक रिफ्लेक्शन, बेसिकली एनविजनिंग ये चल रहा है। और आप इसको अपने 5 साल के अंदर अंदर देखेंगे, फार्मिंग के प्रति, बिजनेसेस के प्रति, छोटे बिजनेसेस के प्रति, ट्रेडिशनल चीज़ों के प्रति वापस लोगों की रुझान आएगा, अप्रिशिएशन आएगा। और जैसे ही वो आएगा, आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होगी, ज़्यादा समय होगा, और आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल आप जाओ कि भाई भक्ति कर लो, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। और भी बहुत चीज़ कह सकते हैं इस मामले में, लेकिन इस डायरेक्शन में एटलीस्ट विजन सही है लोगों की। इंडियन नॉलेज सिस्टम बढ़ाया है सरकार ने उस फिर एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंज किया। उसी के अंतर्गत अब ऑल इंडिया इस्कॉन बॉडी क्या है, वो गीता ओलंपियाड लॉन्च करेगी गवर्नमेंट की सपोर्ट में। हमने हरियाणा में लॉन्च किया था गीता ओलंपियाड, पिछले साल 46,000 स्टूडेंट्स ने उसमें रजिस्टर किया था। तो मतलब ना गवर्नमेंट की विजन वापस वो आ रही है। हमें एटलीस्ट अपने विजन अभी ठीक कर लेनी चाहिए। तो आप सबके लिए प्रैक्टिकल क्या है कि आप अपना मतलब ना थोड़ा करेज रखें, इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस आप समझें, अपने लिए भी, मटेरियल दृष्टि से भी। तो कभी कोई चैलेंज आया कि हाँ भाई एग्ज़ाम आ गए, तो ऐसे नहीं कि आपने माला छोड़ दी, आपने स्पिरिचुअल प्रोग्राम छोड़ दिए, भाई सर अब तो प्लेसमेंट आ रही है, अब तो सब गीता बाद में पढ़ेंगे, एक बार जॉब लग जाए फिर देखा जाएगा। तो इतना करेज आप रखिए, क्योंकि ये सारे मॉडल्स का यही एकदम कमज़ोर हो जाते हैं लोग। क्या होगा, सब पता नहीं क्या, खाने को भी नहीं मिलेगा उनको, ऐसे हो जाते हैं। तो पेरेंट्स, रिलेटिव, सब लोग ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग उतने लंबे समय का चला था ना। ब्रिटिश कोई समय नहीं दे रहे धर्म को, नाम के हिंदू हैं, कुछ भी करवा लो उनसे। जॉब वाले बोले कि ऐसे ऐसे करो, एक क्रॉस पहन लो, तो 50,000 फालतू, क्या कितने पहनने हैं, यही बोलेंगे वो। उन्हें क्या मतलब, क्रॉस पहना लो, कुछ भी पहना लो।
एक हमारा ही डिवोटी एक जॉब की इंटरव्यू में बैठा था, उसको हैरेस करने लगे कि भाई आप गीता पढ़ते हो, क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों, हैरेस करने लग गए थे बेवकूफ़ लोग। मैं बोला आप कंप्लेंट डालो, अभी डालो, अपनी टीपीओ में कंप्लेंट डालो। वो डिवोटी भी ऐसे ही मरियल सा, मैं प्रभु जी पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे टीपीओ में आगे अलाउ ना करें, पर कंप्लेंट डाल, उसी को हैरेस किया। मैं बोल रहा हूँ एक कंप्लेंट तो डाल दो कम से कम। जस्ट ये डालना है कि मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछ के मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, एक कंप्लेंट तक डालने की हिम्मत नहीं हो रही। इतना डर लग रहा है ना हमें, बस हमें खाने को रोटी मिल जाए बस, ऐसे क्या हालत है। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने धर्म को लेकर और इन वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस को लेकर। अपने लिए कम से कम, सेल्फिशली अगर आप देखें, अपने लिए कम से कम कन्विंस रहिए। एक बार आपकी जॉब लग जाएगी, मैरिज हो जाएगी, ये वैल्यूज़ तब सीखने का टाइम नहीं रहेगा। और जब इन वैल्यूज़ की नीड पड़ेगी, एक दूसरे के बाल खींचते रहते हैं लोग आजकल शादी करने के बाद, फिर डाइवोर्स होता है, फिर वो पैसा वहीं जाना है, फिर वही पैसे जिसके लिए हाय हाय हो रही थी जाएगा, एलिमोनी में जाएगा, उसमें जाएगा, उसमें जाएगा। ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बुद्धिमानी यही है कि स्पिरिचुअल लाइफ की डायर इंपॉर्टेंस जो है वो हम समझें, तो हमें मेटेरियल लाइफ को सपोर्ट करती है। आपने गर्दन हटा दी, अपने सिर हटा दिया, इस बॉडी का कुछ कर नहीं सकते आप। जॉब लेकर पैसे से कुछ नहीं होता। अच्छे खासे लोगों में जानता हूँ पैसा बहुत है, इतने परेशान हैं, दवाइयों से भी हेल्प नहीं हो पा रही है स्ट्रेस में। हरे कृष्ण। अभी आप लोगों ने सुना, उन्होंने गीता ओलंपियाड कराया था हरियाणा में, 46,000 students participated only in Haryana. And all over India now this thing is being planned by everyone. Every state organize this, Gita Olympiad in its state. And उसके लिए जो all over state के जो leaders आ रहे हैं उनके सबको जो ट्रेनिंग हो रही है वो प्रभु जी दे रहे हैं all across India. So we are very fortunate. We have got association of हमारे साथ बैठे हैं, लग रहा है हमारे साथ हैं, but it is very busy. And it got time. यहाँ से कुछ को सीधा IT रुकी जाना because same camp like here they going for IT. पुलिस ने रिक्वेस्ट किया तो फिर जैसे आपके 2 days है बिकॉज़ सेशन आप लोगों ने देखा अभी भी 50% सेशन कवर हो गया, 4 दिन में अगर करेंगे तो वो भी कवर पड़ेगा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड आप किस का लगता है नॉलेज मिली कुछ ये है। हम लोग मुझे का धन्यवाद करेंगे जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आपको बहुत तपस्या भी कराई मैंने।